दोस्तों ये बहुत मतलब सत्य बात है कि आप लोग जब किसी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद में आपको टोटल म्यूट कर देना चाहिए। सामने वाला आपको क्या बताना चाह रहा है, सामने वाला कोई इमरजेंसी क्वेश्चन पूछने चाह रहा है, आप लोग चाहते ही नहीं कि वो सुने या समझे। हम लोग आप लोगों का ही नुकसान होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार वो पेशेंट आपके पास ही आए। तो आप लोग बिल्कुल साइलेंट, कीप साइलेंट करके सुनना चाहिए कि सामने वाला क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। दोस्तों बुरा लगता है हम लोगों को कि जब हम इस तरह से कड़वी बातें किसी को सुनाते ना, तो हमको अंदर से बुरा लगता है कि हमारे ऐसे स्टूडेंट है जो खुद नहीं समझना चाहते किसी चीज को। दोस्तों हम लोगों ने 2 से 3 टॉपिक स्टडी किए, अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। कारण क्या होता है कि एकदम से कोई नए टॉपिक लेकर आता है तो नए टॉपिक्स में आप लोगों को क्रिटिसिज्म होता है। बहुत सारे लोगों को फर्स्ट टाइम पढ़ा हुआ होता है, उनको समझने में टाइम लगता है। ठीक है, मैं आपको एक नई टेक्निक से पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन काफी लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अपने टेक्निक को। मैं आज आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ प्लांट नक्स वोमिका। दोस्तों हम लोग जो मेडिसिनल इफेक्ट पढ़ेंगे, मेडिसिन के प्लांट पढ़ेंगे, पूरे 114 प्लांट्स है, उसमें पहला प्लांट होता है नक्स वोमिका। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, किसी भी बुक्स में आपको ये नोट्स अवेलेबल नहीं होगा। दोस्तों मान के चलिएगा इस बात को। और अगर आपने S1 को चलाना सीखना है तो आपको नक्स वोमिका को चलाना सीखना पड़ेगा। दोस्तों आपको नक्स वोमिका के बारे में जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप नक्स वोमिका की बात करते हो दोस्तों, तो नक्स वोमिका जो ना कुचला के नाम से जाना जाता है, पॉइजन नट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत खतरनाक होता है। इसका जो सीड्स होता है, उस सीड्स, ड्राइड सीड्स को दोस्तों वहां पर अगर देखा जाए तो ये एक तरह से पॉइजन के रूप में, किसी को मारने के रूप में यूज कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन इसी को अगर हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में यूज करते हैं तो इससे बेनिफिशियल कोई भी मेडिसिन आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों नक्स वोमिका का पूरा नाम स्ट्रिचनस नक्स वोमिका होता है दोस्तों, जिसको पॉइजन नट के नाम से जाना जाता है। अगर देखा जाए ये लॉगिनेसी फैमिली का मेंबर होता है दोस्तों, और जो लॉगिनेसी फैमिली होती है बहुत ही पॉइजनस फैमिली के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी की बात करो नक्स वोमिका के दोस्तों, तो आपको पता करना पड़ेगा प्रॉपर्टी क्या है। अगर हमको पता नहीं है ना, मैक्सिमम डॉक्टर इसीलिए प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल करते हैं। और जब आपको पूरा थीसिस का पता चल जाए कि हाँ भाई ये थीसिस है इसकी, ये यहाँ यहाँ काम करता है, तो हमें प्रोटोकॉल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल बिल्कुल मत खेलिए, आप खेलिए कि मुझे देखना है, समझना है कि ये मेडिसिन कहाँ जाके काम कर रही है। आप तब देखेंगे कि रिजल्ट आपको कैसे मिलते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोमेपैथ की जब बात की जाती है तो जो प्रॉपर्टी होती है नक्स वोमिका के दोस्तों, वो मॉडर्न जो सिविलाइज्ड जितनी लाइफ है, आजकल की जो लाइफ हम जी रहे हैं, फटाफट खाना, फटाफट उठ के चले जाना, फटाफट नहा धो के अपने ऑफिस चले जाना, वहां से थके आना, ना खाना खाना और बिस्तर पे सो जाना, इस प्रकार की जो अनसिविलाइज्ड लाइफ होती है दोस्तों, जिसको हम मॉडर्न लाइफ कहते हैं, इसके कारण होने वाले प्रत्येक रोगों में दोस्तों बहुत लाभदायक है, बहुत बेनिफिशियल है। चाहे आप किसी भी पैथी से, किसी भी ड्रग्स का, अगर आप एलोपैथिक ड्रग का यूज करते हो, आप आयुर्वेदिक ड्रग का यूज करते हो, या आप किसी भी प्रकार का, आपको किसी ने, साधु महात्मा ने या किसी ने भी आपको मेडिसिन दे दिया दोस्तों, और उसका सेवन करने के बाद जब उसके किसी भी प्रकार से टिपिकल साइड इफेक्ट डेवलप होता है, उस साइड इफेक्ट को दूर करने का सबसे बड़ा पावर पाया जाता है नक्स वोमिका में दोस्तों। इसीलिए जब नक्स वोमिका को होम्योपैथ के लेवल पर देखा जाए तो होम्योपैथ में इसीलिए नक्स वोमिका को दोस्तों बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। ये पोलीक्रेस्ट रेमेडी के रूप में जानी जाती है दोस्तों। उसी प्रकार से जब साइड इफेक्ट को दूर कर सकती है तो हमारे इलेक्ट्रोमेपैथी में क्यों नहीं हम इसको यूज कर सकते दोस्तों। इलेक्ट्रोमेपैथ में जब S1 में इसका उपयोग किया गया दोस्तों, स्क्रोफलोसो 1 में, तो मैटी जी का विचार यही था कि ये मेडिसिन चूंकि पॉइजनस कैरेक्टर की होती है, लेकिन जब मैं इसको अपने कोविशन टेक्निक से बनाऊंगा तो इसके जो पॉइजन है वो सारे पॉइजन को मैं बाहर निकाल दूंगा। सारे पॉइजन जब बाहर निकल जाएंगे और जब उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में आएगी तो ये बहुत ही बड़ी नरवाइन रेमेडी के रूप
रूप में काम करती है। क्यों? क्योंकि क्रूड एसेंस देने पर उस पेशेंट की नर्वस डेथ हो जाती है, नर्वस बैकग्राउंड पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण वहां पर सेंसरी ऑफरेंट और इफरेंट यानी सेंसरी और मोटर, सेंसरी मतलब ब्रेन, बॉडी से ब्रेन में जाना, और मोटर मतलब ब्रेन से बॉडी में आना, ये सिस्टम फेल हो जाता है दोस्तों। ये नर्वस सिस्टम का जो सिस्टम फेल होगा मतलब पेशेंट डेथ के कगार पे पहुंच जाता है, मरने की कगार पे पहुंच जाता है दोस्तों। लेकिन जब ये डायरेक्ट ऐसा करती है दोस्तों, तो अगर हमने इसको नेगेटिव में दिया तो क्या काम करेगी दोस्तों? इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का यही एक बहुत बड़ा हमारा सिद्धांत है दोस्तों। जब पॉजिटिव नेगेटिव के सिद्धांत का उपयोग किया गया, इसी बेस पर किया गया दोस्तों। जब हम इसको पॉजिटिव रूप में अपनाते हैं, तो पॉजिटिव रूप में अगर हम इस मेडिसिन का यूज करेंगे दोस्तों, तो ये न केवल वहां पर सिक्रेशन को बढ़ा देगा, इवन बहुत सारी एक्टिविटीज को तुरंत एक्टिवेट कर देता है, बहुत तेजी के साथ बढ़ा देता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, जब कभी किसी भी प्रकार के साइंस की, कोई से भी साइंस की या किसी भी मेडिसिन की, जब वहां पर कोई भी साइड इफेक्ट डेवलप होता है, तो S1 को इसलिए फ्रीक्वेंटली दिया जाता है। आप नोट डाउन कीजिएगा, जब कभी भी आपको ऐसा केस दिखता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसने पॉइजनस केस किया है या कोई पॉइजन की मेडिसिन इसने लिया है, मान लो किसी ने दवाई पी ली, किसी ने कुछ कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू कंडीशन 100 to 1000 मिनी पिल्स, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पिल्स जो होती है दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको बनाना, 20 नंबर हो या 30 नंबर हो दोस्तों, 30 नंबर हो तो 100, 20 नंबर हो तो 1000 ग्लोबल्स लीजिए, एक साथ 1 गिलास गर्म पानी कीजिए, उसमें घोल लीजिए और उसको हर 10 मिनट पर 1-1 चम्मच पिलाने के लिए पेशेंट को दे दीजिए। आप जैसे जैसे पिलाएंगे दोस्तों, 1 गिलास खाली होते होते 2 तरह से पॉइजन आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, जो साइड इफेक्ट है वो बाहर निकल जाएगा दोस्तों। कैसे? पहला, वोमिटिंग रिफ्लेक्स, यानी कि आपकी वेगस नर्व के माध्यम से दोस्तों वहां पर वोमिटिंग का रिफ्लेक्स जागृत होगा, जिससे स्टमक से जितना भी मटेरियल उसने खाया होगा वो ऊपर से आकर वोमिटिंग के रूप में बाहर निकल जाएगा दोस्तों। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर वॉमिटिंग से बाहर नहीं निकल रहा है दोस्तों, तो 8 से 10 लगातार दस्त होंगे और दस्त के रूप में दोस्तों वहां से शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये है S1 का काम दोस्तों। इसीलिए S1 को यूनिवर्सल रेमेडी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहा जाता है। किसी भी डिसीज को क्यूर करने में इसका स्थान होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेमेडी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहा जाता है। और किसके बिहाफ पे कहा जाता है? नक्स भूमिका के बिहाफ पे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथ में भी नक्स भूमिका इसी तरह से काम करती है, लेकिन जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में नक्स भूमिका को मेजर रूप में शामिल किया गया, तो कुछ प्लांट्स उसके उग्र स्वभाव को शांत करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें मिलाए गए दोस्तों। इसीलिए मैटी जी ने जब S1 का निर्माण किया था इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में दोस्तों, तो मैक्सिमम समय तक उन्होंने S1 के माध्यम से ही डिफरेंट टाइप की डिसीजेस को क्यूर करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी दोस्तों। मैक्सिमम केसेस, पेशेंट आता था, 2 गोलियां निकाली, 2 बूंद निकाले। अब ये चीजें बुक्स में निकल कर आ रही है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वहां पर डायल्यूशन के रूप में इसका यूज होता है। न 19 के रेशियो में लिखा हुआ है, न 147 के रेशियो में लिखा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में 3 थेरेपी होती है, 3 तरीके से आप किसी डिसीज को टेक कर सकते हो, और मैं आप लोगों को तीनों थेरेपी का ज्ञान देने वाला हूं, तीनों थेरेपी के बारे में आपको बताने वाला हूं। इसलिए आपको जो सुविधाजनक लगे वो करिए। आप किसी भी, मैं कह दूं कि नहीं 147 से करो, अपने आप पे कंसंट्रेट करो, दूसरों को भूल जाओ दोस्तों, ठीक है। आप अपने आप पे कंसंट्रेट करो, तो आप जितना अपने आप को मोटिवेट करोगे उतने अच्छे आप होंगे दोस्तों। एक होती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ग्लास थेरेपी, दूसरी होती है 19 थेरेपी, तीसरी होती है 147 या 149 थेरेपी दोस्तों। ये तीनों मैं आपको बताने वाला हूं, और तीनों के अंतर भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, जब कोई डिसीज चाहे एक्यूट हो, सब एक्यूट हो या क्रॉनिक हो दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता यह है S1 एक्यूट हो, सब एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, तमाम लेवल पर काम करने की बहुत बड़ा इफेक्ट इसमें देखा जाता है, यानी सभी जगह काम करती है दोस्तों। इसीलिए चाहे कोई भी एज का व्यक्ति हो, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। कोई भी एज का व्यक्ति हो, कोई भी सेक्स, मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं। कौन सा टेम्परामेंट का है, यानी लिम्फेटिक टेम्परामेंट, सैंग्वाइन टेम्परामेंट या मिक्स टेम्परामेंट, मिक्स में बिलियस या नर्वस टेम्परामेंट,
कौन सी भी टेम्परामेंट का हो दोस्तों, कोई मैटर नहीं रखता है, आप किसी भी टेम्परामेंट के लेवल को ठीक कर सकते हो दोस्तों। यानी सिंपल सी बात है, ये समान रूप से हर व्यक्ति पर काम करती है, और जब सब व्यक्ति पर काम करती है दोस्तों, तो क्रूड रूप में, अगर मान लो आप इसको क्रूड रूप में देना है, इसका सीड या बीज काफी बाइटर या कड़वा होता है दोस्तों, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। अगर आपने क्रूड इसेंस के रूप में यूज कर लिया दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा, अगर क्रूड इसेंस का जहां पर इफेक्ट आपको पता चल गया कि इसको हमने पॉजिटिव में दिया, तो ये कहां कहां काम करेगा दोस्तों, तो आप मैक्सिमम डिसीज को पहचान जाओगे कि जब क्रूड इसेंस के रूप में ये इन डिसीज को पैदा कर सकता है, तो उन्हीं चीज को जब डाइल्यूट करके हम देंगे, नेगेटिव से मोर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे, तो उन डिसीज को कवर भी कर सकता है दोस्तों। इसी सिद्धांत को उपयोग करके दोस्तों मैं पैरालिसिस में भी S1 का 1000 और F1 का 1000 को यूज करता हूं, और मिरेकल रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है। अभी हमारे सीनियर ग्रुप में काफी लोगों ने, जो अभी ज्यादा नहीं 6-6, 7-7 महीने हुए हैं, बहुत सारे पैरालिसिस के पेशेंट को रिकवर किया है दोस्तों। यही चीज हम लोगों को बेनिफिशियल है। इसीलिए दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि नक्सोमिका स्पाइनल कॉर्ड पर डायरेक्टली काम करती है दोस्तों। जो मोटर और जो सेंसरी सेंटर होते हैं, मोटर और जो सेंसरी सेंटर होते हैं दोस्तों, चाहे ब्रेन हो, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम हो, वहां पर डायरेक्टली अपना प्रभाव रखती है। अब आपको प्रोटोकॉल पूछने की जरूरत हो तो मुझे बताइए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वास्तव में आपने फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी का ज्ञान लिया है, तो मैं नहीं समझता कि आपको प्रोटोकॉल पूछने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये मोटर और सेंसरी सेंटर पर डायरेक्टली काम करके उनको प्रभावित कर देती है, उनके काम को डिस्टर्ब कर देती है। तो जब मोर नेगेटिव में जाएंगे, तो डिस्टर्ब हुए कार्यक्रम को आप ठीक कर पाएंगे कि नहीं दोस्तों? डेफिनेटली। आप जब वहां पर देखेंगे कि इसका फंक्शन या गड़बड़ हो गया है और ये मेडिसिन के अंतर्गत आ रहा है, इसके सारे साइन और सिम्टम इसके अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां पर क्या करेंगे? आप वहां पर उसी मेडिसिन को नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव करेंगे तो मेडिसिन क्या हो जाएगी? कोई भी मेडिसिन जब पॉजिटिव में दी जाती है दोस्तों, तो वो न्यूट्रिशन का काम करती है, ठीक है। मैं इसीलिए हमेशा आपको 19:147 का रेशियो में जो बोलता हूं, जब आप 19 का रेशियो यूज करते हो तो उसमें क्या होता है? मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, और जो 147 होता है उसमें मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। इसलिए 19 जहां पर आपको न्यूट्रिशन देना है उस जगह आप दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी न्यूट्रिशन उस ऑर्गन को जरूरत है, तो सबसे पहले 19 के रेशियो को फॉलो कीजिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये केस न्यूट्रिशन नहीं, यहां पर सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और जब सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब ये केस पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और पॉजिटिव केस जैसे डायरिया हो गया, आप क्या करोगे दोस्तों? डायरिया में क्या पॉजिटिव डोज दोगे? ठीक है, जब किसी को डायरिया होता है आपको D6 यानी नेगेटिव में ही देना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये मोटर और सेंसरी सेंटर जब वहां पर अफेक्ट होता है, आप वहां पर नेगेटिव डोज देकर उसको कवर कर सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार से ब्रेन पे भी यही काम है। अगर आपको नेगेटिव देना है, अभी मैंने आप लोगों में से कितने लोगों को बताया कि S1A1 स्लास को 30 पोटेशियम से दीजिए, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को माउथ टू एनस तक पूरी सफाई कर देगा, ठीक है। उसमें एंटी स्क्रोफुलोसो S1 आ गया, एंटी एंजाइटी को A1 आ गया, और स्लास का मेन काम होता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करना, रेक्टम से लगाकर एनस पे काम करती है, और इसके माध्यम से दस्त को साफ किया जाता है। लेकिन जब आपने नेगेटिव कर दिया तो कहां काम करेगा दोस्तों? ठीक है, जब आपने उसको नेगेटिव कर दिया तो वो न केवल वहां पर नर्वाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्रेन के माध्यम से, यानी पेरिफेरी टू ब्रेन सेंसरी सिस्टम, और मोटर सिस्टम मतलब ब्रेन टू पेरिफेरी, तो वहां पर नर्वाइन होकर दोस्तों वो ब्रेन के माध्यम से डायरेक्टली वर्क करेगा, और बहुत क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस को भी आप चुटकी बजाते ठीक करेंगे दोस्तों। चाहे वहां पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी माउथ से लगाकर इंटेस्टाइन तक, ठीक है, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की बात कर लो आप, यानी जेनेटल ऑर्गन, यूरिनरी सिस्टम की बात कर लो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि रेस्पिरेशन की बात कर लो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट की बात कर लो दोस्तों। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है जो हम समझ रहे हैं, ये तमाम मेजर ऑर्गन मेजर सिस्टम के लेवल पर काम करती है दोस्तों। इसीलिए नक्सोमिका को होम्योपैथ में और S1 को इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में दोस्तों
स्पेशली यूनिवर्सल रेमेडी का खिताब मिला हुआ है दोस्तों। इसीलिए हम यहाँ पर इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है। इसीलिए जो क्लिनिकली एक्सपेक्ट की बात करती है, तो दोस्तों मैं आपसे पहली और आखिरी बार रिक्वेस्ट करूंगा मेरी तरफ से, आप हर रेमेडी के लेवल पर जब हम S1 की बात करते हैं तो मैं जितने प्लांट्स आपको पढ़ाऊंगा एक पेज लीजिएगा आप अलग से, आप S1 का पूरा लिखिएगा, उसमें पहले स्टार्ट कीजिएगा S1 में नक्स भूमिका, ठीक है। नक्स भूमिका जो आज मैं बता रहा हूं उसको पूरा नोट डाउन, जो जरूरी है आपके लिए वो पूरा नोट डाउन कीजिएगा। और उसमें जो मैं ये क्लिनिकल्स बता रहा हूं कि क्लिनिकली मैंने कितने डिसीजेस में इसको प्रूफ किया है ये निकल के आ रहा है आपके सामने। तो पूरे 9 प्लांट का जब इंडिकेशन होगा दोस्तों, वो इंडिकेशन आप किस किस लेवल पर निकाल के लाएंगे वो लेवल आपको वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप अगर नक्स भूमिका को देखते हैं तो अल्कोहलिज्म की सबसे बेटर रेमेडी होती है दोस्तों। यानी कोई भी व्यक्ति अगर अल्कोहल का ज्यादा उपयोग करता है और उसके ज्यादा उपयोग करने के कारण उसकी बॉडी में जितने भी प्रकार के डिफरेंट साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं दोस्तों, वहां पर बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट इसको देखने को मिलता है। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग बहुत ब्रिलियंटली वहां पर करते हैं। एंगर इफेक्ट्स ऑफ, कोई लोग बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है। एंगर इफेक्ट्स ऑफ, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और गुस्सा करने के कारण उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट होता है दोस्तों, उसके लिए नक्स भूमिका को याद करिएगा, हमेशा ब्रिलियंट प्रोटोकॉल के रूप में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी एंगर इफेक्ट्स ऑफ में बहुत बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों। एपोप्लेक्सी यानी किसी को चक्कर आना, बॉडी का बैलेंस नहीं बनना, माइंड का डिस्टर्बेंसेस होना, कभी अच्छा कभी बुरा लगना, इस प्रकार के जब कैरेक्टर आते हैं तो वहां पर भी S1 का रोल होता है, नक्स भूमिका का रोल होता है दोस्तों। अस्थमा, अगर अस्थमा की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब स्टार्टिंग होता है, एक्यूट होता है, तो एक्यूट में सबसे ब्रिलियंट रेमेडी के रूप में यहां पर काम आता है। जब सब एक्यूट या क्रॉनिक होता है तब S2 का रोल होता है। इसीलिए नक्स भूमिका जो होती है दोस्तों वो ब्रिलियंटली वर्क करती है अस्थमा के लेवल पर। जिनको बिलियस अटैक होता है दोस्तों, बिलियस अटैक मतलब जिन लोगों को चेस्ट के लेवल पर दोस्तों बहुत ज्यादा, किसी किसी को अगर आप देखोगे तो कोई ज्यादा खाना खा लेता है, भाई अच्छा बनेगा तो डेफिनेटली खाएगा, ठीक है, तला गला खा लेगा या टाइम से नहीं खाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में हम जिस समय डेली खाना खाते हैं दोस्तों, उसी समय उसी दौरान वहां पर गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, जितने भी जूसेस होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं दोस्तों, पर्टिकुलर उसी समय में डेली निकलते हैं। आप अगर उसके पहले खा लोगे या उसके बाद में खाओगे तो वो फिर खाना प्रॉपरली पचता नहीं है और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हो जाता है। और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हो गया तो या तो आपने समय पे खाना नहीं खाया इसलिए, या बहुत ज्यादा खाया इसलिए, तो वहां पर बिलियस अटैक शुरू हो जाता है। खट्टी डकारे आना, पेट में भारीपन लगना, हल्का सा दर्द होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारे सिम्टम जब आपको लगता है तो वहां पर बिलियस अटैक की भी ये बेस्ट रेमेडी है। अर्थात डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस होता है उसके स्टार्टिंग लेवल पर नक्स भूमिका का रोल देखने को मिलता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अभी जो मैंने प्रोटोकॉल आपको बताया दोस्तों कॉन्स्टिपेशन का, S1 अकेला यानी कि नक्स भूमिका 30 अकेला किसी भी प्रकार के दोस्तों जो कॉन्स्टिपेशन होता है उस कॉन्स्टिपेशन को कवर अप करने का काम करता है। और यही काम है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में। S1 30 डाल्यूशन इज अ मिरेकल डाल्यूशन। अगर इसको 100 या 200 डाल्यूशन में देंगे और जबरदस्त काम करेगा। लेकिन हम आगे क्यों जाएं जब हमको 30 में रिजल्ट मिल रहा है, हम आगे क्यों जाएं दोस्तों। इसीलिए जब कन्वल्शन की बात आती है, अगर कोई पेशेंट आता है और वो बोलता है कि साहब मुझे कन्वल्शन आ रहा है, मुझे दौरे उठ रहे, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें हो रही मेरी बॉडी में, दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट नक्स भूमिका लीजिए और पेशेंट को दे दीजिए। अगर नक्स भूमिका इलेक्ट्रोमेपैथ की बात करें, आप S1 लीजिए। आप 1 गिलास पानी में S1 की D3 या D4 से 2 ड्रॉप डालें और उसको अच्छे से डाइल्यूट करके 1-1 चम्मच हर 5-7 मिनट 10 मिनट पे दे दें। 1 घंटे के अंदर आपका पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। यही प्रोटोकॉल है। अगर किसी को बिच्छू ने काटा, आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, है कोई मेडिसिन? बिच्छू ने काटा, कुछ नहीं करना, 100 ml में 100 ml डिस्टिल वाटर में 2 ड्रॉप S1 की 1 या 2 ड्रॉप आप डालिए और उसको फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी हर 10 मिनट पर 1-1 चम्मच दीजिए दोस्तों। विद इन 1 और 2 आवर्स, 1 या 2 घंटे के अंदर दोस्तों मैक्सिमम इंटरनल जो पॉइजन होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन वहां पर स्लास और बी
ये दो मेडिसिन का एक्सटर्नल D4 में लोशन लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम स्लास और बी का एक्सटर्नली वहां पर लोशन लगा देते हैं जहां पर बिच्छू ने काटा, तो पर्टिकुलर उस एरिया में जो नर्वस सिस्टम होता है, हम उस नर्वस सिस्टम को न्यूट्रल कर देते हैं। और न्यूट्रल कर देंगे तो सबसे पहला इफेक्ट ये होगा कि वहां पर पेन नहीं होगा। ठीक है, बिच्छू काटने का पता उसी को लगता है जिसको काटा है, वो बता देता है कि कितना पेन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पेन रिड्यूस करेंगे। दूसरा, सूथिंग इफेक्ट देंगे। सूथिंग इफेक्ट देने के बाद वहां पर पॉइजन की जो क्षमता होती है वो तुरंत बाहर निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वी आर क्यूर एनी टाइप ऑफ, कोई भी पॉइजन है उसको हम कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो बिच्छू काटा क्यों नहीं कर सकते? 100% इस मेडिसिन के माध्यम से हम उसको रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। किसी को कफ होता है, कोल्ड होता है, कोराइजा होता है, क्रूप होता है दोस्तों, तो प्रारंभिक स्टेज में जब क्रूप होता है, कफ होता है, तो आप रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, चूंकि ये काम करती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको मजबूत करके, उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर, उसकी ग्रोथ और जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको रिड्यूस करके दोस्तों, ये वहां पर अपना काम दर्शाती है। इसलिए वहां पर इसका बेस्ट प्रोटोकॉल हमको देखने को मिलता है। यही बात अगर हम डेलीरियम की करें दोस्तों, उन्माद, डेलीरियम, यानी कोई पेशेंट हो और वो आके बोलता है साहब मेरा तो कुछ तो भी बोलता रहता हूं, कुछ तो भी मेरा मतलब डेलीरियम हो जाता है एकदम, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वहां पर नक्स ओमिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप इससे ही समझ लीजिए कि अगर हम नक्स ओमिका को डेलीरियम पे दे रहे हैं दोस्तों, यानी ब्रेन को मोटर और सेंसरी नर्वस सिस्टम को न्यूट्रल करने के लिए दे रहे हैं, इसीलिए यहां पर नक्स ओमिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। डायरिया हो या डिसेंट्री हो दोस्तों, दोनों कंडीशन में अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से रिलेटेड है दोस्तों, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। S1 यानी कि नक्स ओमिका इज द बेस्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, बेस्ट प्रोटोकॉल के रूप में काम करती है दोस्तों। किसी को डिस्पेप्सिया हो रहा है, डिस्पेप्सिया के बाद में दोस्तों फीवर हो रहा है, किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो रहा है दोस्तों, वहां पर भी S1 का रोल आपको देखने को मिलेगा। इवन नक्स ओमिका का रोल आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों उनको इस प्रकार की इंफेक्शंस को दूर करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल रेमेडी के नाम से जानते हैं। गाल स्टोन की बात करें तो गाल स्टोन में भी नक्स ओमिका का बहुत बड़ा रोल देखा जाता है। अगर हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को मेंटेन कर ले तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी ब्लड का गाढ़ा होना, अगर ब्लड का गाढ़ा होना होगा तभी कोलेस्ट्रॉल के जितने स्टोन होते हैं, कैल्शियम के जितने स्टोन होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा, हमारी बॉडी में रुकेगा, और बॉडी में रुकेगा तो डेफिनेटली वहां पर दोस्तों इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलेगी दोस्तों। गाउट हो, किसी को गाउट की प्रॉब्लम हो, किसी को हीमोराइड्स की प्रॉब्लम हो, याद रखिएगा गाउट में भी, गठिया जिसको बोलते हैं, गाउट में भी ब्रिलियंट रिजल्ट लिए हैं मैंने दोस्तों। इसीलिए S1 इज ए यूनिवर्सल रेमेडी, और इसीलिए मैंने नक्स ओमिका के लेवल पर आपको बता रहा हूं, जो जनरल टॉनिक मैंने बनाया है वो इसी बिहाफ पे बनाया है दोस्तों। जब आपको मैं टेम्परामेंट बता दूंगा, टेम्परामेंट के बाद आपको ये प्रोटोकॉल शेयर करूंगा दोस्तों। ठीक है, और वो प्रोटोकॉल का जब ऑडियोज आप सुनेंगे दोस्तों, और जब उसको पर्टिकुलर वर्क करेंगे, तो ये 4 प्रोटोकॉल में ही मैक्सिमम डिसीजेस को आप वहां पर कवर कर लेंगे दोस्तों। हीमोराइड्स, इसीलिए मैंने आपको कहा हीमोराइड्स की जो मेडिसिन है वो अलग होती है, उसका शेयरिंग हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा। लेकिन हीमोराइड्स डेवलप हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि उसको मेटाबॉलिक डिसीज डेवलप हो गई है, यानी कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है। मेन कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन। डिसीज क्या डेवलप हो रही है? पाइल्स। दोनों डिफरेंट है दोस्तों। ठीक है, पाइल्स अलग अलग होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिग्री, 4 डिग्री पाइल्स अलग अलग होता है। तो वहां पर हमको वहां पर जाकर उसका डिफरेंट वे में वहां पर हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप S1 30 A1 30/30 का जब आप देते हैं तो आप माउथ से लगाकर एनस तक का पूरा कंप्लीट प्यूरिफिकेशन करते हैं। दूसरी बात, A1 क्यों मिलाया गया साहब? चलो S1 समझ में आ रहा है, नक्स ओमिका माउथ टू एनस तक सफाई कर रही है। ठीक है, स्लास समझ में आया कि ये रेक्टम और एनस पे काम कर रही है, लेकिन हमने 30 डाइल्यूशन कर दिया दोस्तों। तो 30 डाइल्यूशन में क्या हुआ? इसकी परिधि बढ़ गई। ठीक है, इसकी परिधि बढ़ी तो यहां से S1 का जब हमने 30 डाइल्यूशन शुरू किया
तो लिप्स से लगाकर दोस्तों आप स्टमक तक चले जाइए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो इसोफेगस जहां से शुरू होता है दोस्तों, उस इसोफेगस के लेवल पर, इसोफेगस से लगाकर आप डियोडिनम के लेवल पर फर्स्ट पार्ट तक चले जाए, यानी स्टमक के बाद भी डियोडिनम के फर्स्ट पार्ट तक इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और जब आपने स्लास 30 कर दिया तो रेक्टम से ऊपर आकर लार्ज इंटेस्टाइन से होकर डियोडिनम तक इस पर असर देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी आपने नर्वाइन मेडिसिन कर दी, और जहां जहां उस मेडिसिन का नर्वाइन इफेक्ट होगा वहां तक आपने काम देख लिया। तो एनस से लगाकर डियोडिनम तक और माउथ से लगाकर डियोडिनम तक आपने फंक्शनल प्रॉब्लम S1 और स्लास 30 के माध्यम से ठीक कर दी। लेकिन आपने क्या ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल किया? भाई पाइल्स कहां डेवलप होगा? कोई भी वेन के इंगॉजमेंट के कारण डेवलप होगा, वेन पे पड़ने वाले प्रेशर के कारण मस्सा बनता है दोस्तों। आपने उसकी मेडिसिन करी क्या? ठीक है, अब वहां पर काम क्या होता है दोस्तों? A2 का रोल होता है, तो वो हम पाइल्स के फार्मूले में यूज करते हैं। लेकिन अगर हम ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस कर दें, ठीक है, वहां पर क्या होगा? वीनस सिस्टम में ब्लड बहुत रहेगा, लेकिन आर्टरियल सिस्टम में ब्लड बहुत कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उधर जो पाइल्स का फार्मूले में A2 ऑलरेडी आप दे रहे हैं, तो हमको यहां पर A2 देने की जरूरत नहीं, हम A1 देंगे। A1 30 को जब देंगे तो मैक्सिमम ब्लड के माध्यम से जितना भी वेस्टेज मटेरियल बाहर निकलता है दोस्तों, वो और तेजी के साथ निकलेगा, क्योंकि आर्टरियल सर्कुलेशन आप जब बढ़ा दोगे तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जब वेस्ट प्रोडक्ट बचा रहेगा, ठीक है, और जब उस ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन ही बढ़ जाएगा तो वेस्टेज मटेरियल भी वहां से प्रॉपर जल्दी जल्दी वॉश आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही मैकेनिज्म का उपयोग करने पर आप जब देखेंगे इस मेडिसिन का उपयोग करने पर, और वहां पाइल्स के फार्मूले को 10th डाइल्यूशन 9, 8, 7 इस प्रकार से नीचे आएंगे तो आपको ब्रिलियंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो मस्से बन भी गए हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, और जैसे बने हैं वैसे ही रिड्यूस हो जाएंगे, बशर्ते हमारा डायग्नोसिस और हमारा प्रोटोकॉल, क्योंकि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला तीनों डिसीज कहीं ना कहीं वहां पर दोस्तों इंटरकनेक्टेड होती है, और थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों। इसीलिए हमें वो तीनों को डायग्नोस करके वहां पर पाइल्स का ट्रीटमेंट देखना पड़ता है। लेकिन बात डाइजेशन की आ रही, कॉन्स्टिपेशन की आ रही, इसलिए S1 यानी कि नक्स भूमिका के लेवल पर बताना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों। हेडेक की बात करें दोस्तों, बगैर हेडेक को आप S1 के ठीक नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो दोस्तों? क्योंकि ये सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम दोनों पे नक्स भूमिका काम करती है। जब दोनों पे काम करती है तो नॉर्मल किसी भी कंडीशन से अगर वहां पर हाइपर और हाइपो फंक्शन, कम या ज्यादा फंक्शन के कारण अगर किसी को हेडेक हो रहा है दोस्तों, कंजेशन के कारण हो रहा है, सिंगल S1 को आप वहां पर देके देखिएगा, नक्स भूमिका को देके देखिएगा, तुरंत आपका हेडेक रिड्यूस हो जाएगा या बंद हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए जब कभी भी किसी को हार्ट अफेक्शन होता है दोस्तों, मान लो बॉडी में किसी भी जगह पर आपको लग रहा है कि ये ऑर्गन फेलियर होने वाला है दोस्तों, आप S1 को पॉजिटिव में दे दीजिए, अर्थात नक्स भूमिका को पॉजिटिव में दे दीजिए। इसीलिए हार्ट अफेक्शन में, यानी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या किसी को चक्कर आ रहा है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, पॉइजन ले लिया या किसी को पता ही नहीं कि कुछ हो रहा है, ठीक है, आप कुछ मत करिए, S1 की 2 ड्रॉप एक गिलास पानी में डाल दीजिए और एक एक चम्मच फ्रीक्वेंटली पिला दीजिए। तो यही नक्स भूमिका वहां पर हार्ट के लेवल को मेंटेन कर देगा, हाइपर हो या हाइपो हो कोई मतलब नहीं, दोनों फंक्शन को मेंटेन कर देगा। हर्निया की बात होती है, काफी लोग बोलते हैं साहब हर्निया कवर नहीं होता, मैं बोलता हूं आप पेशेंट तो लाओ, आप ही के माध्यम से करवा के बता दूंगा कैसे नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए नक्स भूमिका हर्निया के लेवल पर भी काम करता है। हर्निया क्या होता है? एक रिंग होती है, उस रिंग में से कोई भी पार्ट जो वहां से निकलता है वो पार्ट उसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो रिंग चौड़ी हो जाती है, उसको हर्निया बोलते हैं। तो आप सबसे पहले वहां की इलास्टिसिटी को रिड्यूस कीजिए। अब रिड्यूस करना है तो वहां पर आरी देना पड़ेगा, वाई नहीं देना दोस्तों, याद रखिएगा। इलास्टिसिटी को बढ़ाना तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाइए, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाइए, उस पार्ट में आरी का उपयोग करिए। और हर्निया के सबसे बेस्ट मेडिसिन C15 होती है दोस्तों, वहां पर S1 C15 आरी इज द बेस्ट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बनाना देखिए, आप आपके सामने में चलते फिरते आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। हर्निया के लेवल पर किसी भी हर्निया में ऑर्गन की रेमेडी, ये मैं बताया, ये फार्मूला इंटेस्टाइनल इंग्वाइनल हर्निया का बताया दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल बहुत इजीली बनते हैं। जब आपको कोई प्लांट की स्टडी नॉर्मलाइज हो जाएगी तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं, ऑलमोस्ट हर डिसीज को आप क्योर कर सकते हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। लेबर, जो लेबर पेन होता है दोस्तों या लेबर आपको कराना है तो वहां पर भी बहुत ब्रिलियंट वर्क होता है नक्स भूमिका का दोस्तों। लेबर के लेवल पर भी S1 C1 आरी को दे दीजिए पॉजिटिव में, याद रखिएगा आप।
S1C1RE यानी नक्स भूमिका लेबर भी करवा सकता है दोस्तों। S1C1RE को पॉजिटिव में दे दीजिए, D4 में फ्रीक्वेंटली दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल। जो डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी से डिलीवरी होगी, मैं कहता हूं बिना सर्जरी के डिलीवरी आप करा सकते हो दोस्तों। लीवर अफेक्शन, यदि किसी का लीवर में कोई प्रॉब्लम आता है तो नक्स भूमिका लीवर को भी प्यूरिफाई करता है दोस्तों, इसीलिए वहां पर भी काम करेगा। लंबेगो की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, लंबेगो, लंबर रीजन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है दोस्तों, तो टिपिकली वहां पर सारे सिम्टम्स हमको फॉलो करते हैं। पेन होता है, अकड़ान होती है कमर में, स्पाइनल कॉर्ड पे, तो उस कंडीशन को लंबेगो कहते हैं, वहां पर भी काम करता है दोस्तों। लोकोमोटर अटेक्सिया, लोकोमोटर अटेक्सिया का मतलब होता है मसल्स और नर्व के फंक्शन के कारण हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, लेकिन जब कभी मान लो इस मूवमेंट में किसी प्रकार की कोई कंप्लेन आ जाती है दोस्तों, तो उसके कारण टिपिकली लोकोमोटर अटेक्सिया डेवलप हो जाता है। और लोकोमोटर अटेक्सिया में हमारे बॉडी का पोस्चर और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए वहां पर भी ये नक्स भूमिका का रोल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, जितनी भी महिलाएं हैं जिनको मेंसेस का डिसऑर्डर होता है दोस्तों, और उसमें कहीं ना कहीं डाइजेशन या कहीं ना कहीं नर्वस इंबैलेंस होता है दोस्तों, तो जनरली मेटाबॉलिक कंडीशंस के कारण होता है। बहुत सारी महिलाएं किचन में काम करती है, बहुत सारी महिलाएं नहीं काम करती है, तो किसी भी कंडीशन में जब हम देखते हैं दोस्तों, तो जिस किसी को भी किसी हार्मोनल इंबैलेंस के कारण होता है, तो हम मेडिकल साइंस का एक उसूल है दोस्तों कि अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। इन दोनों सिस्टम को बैलेंस करने में ब्रेन का मेन हाथ होता है, और वहां पर हमारी नक्स भूमिका का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए भी हम S1, C1, A1, F1, Win1, RE इनका प्रयोग करते ही करते हैं पॉजिटिव में दोस्तों। इसीलिए पैरालिसिस की बात करें, अब आपको समझ में आएगा मैं क्यों 1000 में यूज करता हूं दोस्तों। पैरालिसिस के लेवल पर जब भी मैंने हाई पोटेंसी मेडिसिन दी, मैंने कभी फेलियर नहीं हुआ दोस्तों। एक मुझे आज भी याद है दोस्तों, मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में गलती से मैंने 1000 रख लिया था, और मेरा वो गलती मेरे लिए बहुत काम आया। मैंने एक पेशेंट को तुरंत, जब शादी में गया हुआ था, गाड़ी में मेरा फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा रहता है, तो वहां पर मैंने जब उस पेशेंट को देखा, पेशेंट को लकवा आ गया था, उसको आगे इधर उधर दौड़ रहे थे सब लोग, गाड़ी लाओ, लकवा आ गया। मैंने तुरंत S1 का 1000 उनको एक 5 बूंद, अब दूसरा F1 था ही नहीं मेरे पास, केवल 5 बूंद मैंने उनको एक कप पानी में डालकर उनको कहा कि इनको जाते जाते पिलाते जाओ दोस्तों। केवल 24 किलोमीटर जाना था उनको बड़े हॉस्पिटल में, 24 किलोमीटर जाते जाते ओनली S1 1000 से पेशेंट रिकवर हो गए दोस्तों, और पेशेंट कंप्लीटली क्योर। आज भी याद करता है कि यार आपने मुझे बचा लिया दोस्तों। ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज होता है जो हम लोगों को देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं दोस्तों, अगर वो लिम्फेटिक पेशेंट होता है तो 100% नक्स भूमिका यानी S1 के माध्यम से करेक्ट हो जाता है, चाहे एंटीबुलेरियन हार्मोन कम ज्यादा क्यों ना हो, चाहे वहां पर किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन क्यों ना हो दोस्तों। लेकिन जब सेंग्वाइन टेम्परामेंट होता है तब S1 के साथ या S2 के साथ में हमको A3 जरूर देना पड़ता है, क्योंकि A3 इज ए फीमेल रेमेडी। जितनी भी फीमेल के कॉम्प्लिकेशंस होती है उनमें मैक्सिमम में आपको A3 का प्रयोग करना ही पड़ेगा, अर्थात वहां पर H2A3RE इज अ बेस्ट फार्मूला फॉर एनी टाइप ऑफ फीमेल हार्मोनल डिसीजेस। कोई भी हार्मोन के डिसीज को आप उठा के दे दो, वहां पर आपको ब्रिलियंटली रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्लीप, इंसोम्निया। अगर किसी को इंसोम्निया का लेवल होता है दोस्तों, तो वहां पर भी हम इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, और मैक्सिमम जगह पे हमको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो इंसोम्निया में भी नक्स भूमिका बहुत अच्छे से काम करती है। किसी को टेनिसमस हो रहा है तो टेनिसमस के लेवल पर भी बहुत ब्रिलियंट वर्क देखने को मिलता है दोस्तों। थ्रॉट की बात कर लो, गले की बात कर लो, लंग्स की बात कर लो, लंग्स अफेक्शन की बात कर लो, वहां पर भी चूंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करती है, इसलिए नक्स भूमिका वहां भी काम करती है। किसी को यूरिनरी डिसऑर्डर हो रहा है दोस्तों, यानी पेशाब में किसी को जलन हो रही है, लगातार बोल रहा है कि मुझे जलन हो रही है, पाँव में जलन हो रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रही है, वहां पर भी S1 का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। वर्टिगो की बात करें हम, अब वर्टिगो यानी चक्कर आना, वहां पर भी S1 का बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट होता है दोस्तों, यानी नक्स भूमिका का बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम सीधी बात करते हैं, ये हमने जो क्लिनिकल जहां जहां मैंने यूज किया वो आपको मैंने बताया दोस्तों। अब सीधी बात करते हैं, ये पूरे एलिमेंट्री ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, ये पूरे एलिमेंट्री ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है दोस्तों, उसको प्रभावित करती है, इसीलिए जिसके कारण डिस्पेप्सिया के जैसे सिम्टम हमको वहां पर देखने
देखने को मिलते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, ये इनको बढ़ा देती है अगर हम क्रूड में देते हैं। अगर पॉजिटिव में देते हैं तो ये इन तकलीफों को बढ़ा देती है। और जब साथ में अगर हम देखते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी प्रभावित करके ड्राई कैटरल कंडीशन डेवलप कर देती है, जैसे कि नोज का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, कफ के उत्पन्न करने लग जाती है। अगर आपने गलती से किसी को पॉजिटिव दे दिया दोस्तों, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा केस आया और आपने क्या करा, 19 उठा लिया, 19 उठाकर आपने दोस्तों रेशियो से आपने D4 या D5 दे दिया, आप देखिएगा आपके ये सारे सिम्टम, चाहे डायरिया, डिसेंट्री को ले लो, आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इंफेक्शंस को ले लो, ड्राई कैटरल कंडीशन जैसे नोज और कफ को उत्पन्न करती है दोस्तों, वो उसको बढ़ा देगी। क्यों बढ़ा देगी दोस्तों? ऐसा क्या करा इसने? ये वेसोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट कर देती है दोस्तों, ठीक है। वेसोमोटर सिस्टम मतलब ब्लड वेसल्स और नर्व का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको स्टिमुलेट कर देती है, और जब ब्लड वेसल्स और नर्व को स्टिमुलेट कर देगी तब आप देखेंगे दोस्तों ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और हार्ट से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होता है सब टिपिकली हमको देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जब कभी भी आपको स्पाइसी फूड खाने का मन करे, कभी भी आपको दोस्तों फैटी फूड खाने का मन करे, कभी भी आपको पेशेंट आए और बोले साहब मुझे चाक बहुत खाती हूँ, चाक मैंने बहुत खाए, ठीक है, कोई भी आए मुझे ड्रग्स मैंने बहुत खाए, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, नाम तक गिना दे, ठीक है, पेशेंट बोले साहब मुझे टोबैको का बहुत शौक है, मैं टोबैको बहुत खाती हूँ, ठीक है, या खाता हूं, दोनों कंडीशन, तब ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब इस प्रकार की क्रेविंग का कोई केस आता है, S1 नक्स वोमिका इज बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी अदर मेडिसिन। कोई दूसरी मेडिसिन इतना ज्यादा काम नहीं करेगी जितना S1 काम करेगी, यानी नक्स वोमिका काम करेगी। इसलिए नक्स वोमिका को आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अभी हमने टेम्परामेंट नहीं पढ़ा, ठीक है, टेम्परामेंट पढ़ेंगे तो आपको ये चीज मेरी याद रखिएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम दोस्तों कि वो व्यक्ति की बनावट कैसी होगी, जिस व्यक्ति की बनावट जैसी होती है दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग उसका टेम्परामेंट होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी आंख, बाल, कान, उसके चलने के तरीके से, उसके जूते पहनने के तरीके से, उसके कपड़े पहनने के तरीके से, उसके बातचीत करने के तरीके से, आप उसके व्यवहार के तरीके से, उसकी पढ़ाई के तरीके से आप बता सकते हो कि ये सैंग्वाइन है कि लिम्फेटिक है कि मिक्स है, कैसे है दोस्तों। और ये सारे प्रोटोकॉल्स मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, मंडे को शुरू करूंगा, ठीक है। यहां पर जब नक्स वोमिका की बात आती है दोस्तों, तो नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है ना हमेशा दुबला पतला होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहला साइन बता रहा हूं, थीन सब्जेक्ट होता है, दुबला पतला, जिनके बिल्कुल डार्क हेयर होते हैं, ठीक है, गहरे हेयर होंगे, डार्क कंप्लेक्शन यानी कि सांवला होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसा पेशेंट हमेशा सांवला होगा दोस्तों, वो हमेशा सेडेंट्री लाइफ जीतने वाला मिलेगा। जब आप उसके हैबिचुएट पूछोगे कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो दोस्तों, आपको वो कहीं ना कहीं उसकी झलक आ जाएगी कि ये बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ जीता है। हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं, उसको कोई मतलब नहीं कि ये काम मुझे करना है मतलब करना है, उससे कोई मतलब नहीं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत लेजी रहता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों नर्वस होता है। ओवर स्टडी, ऐसा पेशेंट क्या होगा, आप देखते हैं जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं दोस्तों तो बिल्कुल पढ़ाई करते हैं, लगातार पढ़ाई करा करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि जो व्यक्ति नर्वस होता है माइंड से जुड़ा हुआ, और जो ओवर स्टडी करता है दोस्तों यानी बैठ के जो काम करता है दोस्तों, ज्वेलस होता है, बहुत जल्दी ज्वेलस हो जाता है। उसका 1% ज्यादा क्यों बना, नहीं मैं भी अगली बार 1% इससे ज्यादा लेके आऊंगा। ज्वेलर्स की टेंडेंसी, उसने इतना अच्छा शर्ट कैसे पहना, मैं उससे अच्छा शर्ट लेके आऊंगा, ये ज्वेलर्स की टेंडेंसी आपको नक्स वोमिका में देखने को मिलती है दोस्तों। हाइपोकोंड्रिक होता है, अब हाइपोकोंड्रिक होता है मतलब दोस्तों स्पेशली लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलेगी। आपको बहुत ज्यादा फास्टिडियस होगा, जल्दी जल्दी हर काम को करने की कोशिश करेगा दोस्तों। वो डिलीजेंट होता है, एक्टिव होता है, फ्लेरी होता है, वो खाने में बहुत विश्वास करता है दोस्तों, तला गला मसालेदार चीजें दोस्तों उसको बहुत पसंद होती है, और वायलेंट हाइपर सेंसिटिव होता है दोस्तों, बहुत जल्दी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है दोस्तों, बहुत जल्दी उसको हाइपर सेंसिटिविटी का कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। यानी किसी भी चीज को थोड़ा सा भी ज्यादा लिया उसने, मान लो गुस्सा ज्यादा लिया तो भी तकलीफ हो जाएगी, खाया कुछ ज्यादा तो भी तकलीफ हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव का कैरेक्टर वहां पर हमको देखने को मिलता है दोस्तों, ये विशेष तौर से हमको देखने को मिलता है। अब टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, तो टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को बहुत सारी चीज देखने को मिलती है दोस्तों। टेम्परामेंट का जब हम यहां पर देखते हैं दोस्तों, तो बिलियस या इम्पेशेंट होता है दोस्तों, ये पेशेंट मतलब लीवर से जुड़ा हुआ, बिलियस, इम्पेशेंट
सॉरी इरिटेबल टेम्परामेंट का होता है दोस्तों, इसीलिए ये चिली रेमेडी बिल्कुल ठंडी कोल्ड रेमेडी होती है दोस्तों, और यही कारण है ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट में इसका यूज करते हैं दोस्तों। इसीलिए ओवर सेंसिटिविटी, हर चीज की ओवर सेंसिटिविटी पूरी बॉडी में पाई जाएगी पेशेंट के दोस्तों। अर्थात अगर आप टेम्परामेंट के आधार पर देखना चाहते हो दोस्तों, जितने बाहरी इंप्रेशन आएंगे दोस्तों बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा, है ना। कोई भी बाहरी इंप्रेशन, मतलब S1 को पहचानने का तरीका मैंने बता दिया आपको, नक्स भूमिका से आप S1 के तरीके को पहचान जाओगे कि कैसे काम कर रही है दोस्तों। कोई भी लाइट, अचानक आपने लाइट चालू कर दी तो वो बिल्कुल आपको चिल्ला देगा, अरे क्या लाइट चालू कर रहे हो, बंद चालू कर रहे हो, ठीक है। नॉइस, थोड़ा सा भी नॉइस आपने चिल्ला दिया वहां पर तो वो बोलेगा अरे यार सोने क्यों नहीं देता, जाता क्यों नहीं बाहर, ठीक है। इस प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। ऑर्डर, टच, पेन, कोल्ड, म्यूजिक आदि इन सारी चीजों से दोस्तों बहुत ज्यादा वो प्रभावित होता है। लाइट, नॉइस, ऑर्डर, म्यूजिक, पेन, टच, कोल्ड, ये सारी चीजें दोस्तों बहुत जल्दी सेंसिटिव, मैंने कहा ना पूरी बॉडी के लेवल पर उसको ओवर सेंसिटिव सिम्टम्स पाए जाते हैं, हाइपर सेंसिटिव सिम्टम्स पाए जाते हैं दोस्तों। इसीलिए इसमें इंडाइजेशन और हिपेटिक ट्रबल सबसे ज्यादा पाई जाती है। तब आपको प्रोटोकॉल बनाने में क्या प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, बहुत सिंपल सी मैंने लैंग्वेज में आपको बता दिया कि ऐसे पेशेंट जो नक्स भूमिका या S1 के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, उसमें आपको देखना पड़ेगा उसमें इंडाइजेशन होगा, यानी खाना पचेगा नहीं ऐसे लोगों को, और हिपेटिक ट्रबल यानी वहां पर जो कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस होती है, यानी आप जब डाइजेशन में जो चीज खाते हैं वो लीवर उसको आपके शरीर के अनुरूप तोड़कर जो अच्छा है उसको एनाबोलिक प्रोसेस करके आपके शरीर को बनाता है, और कैटाबोलिक प्रोसेस करके जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रोसेस प्रभावित हो जाएगी, ठीक है, और ये प्रोसेस प्रभावित हो जाएगी, इसीलिए वहां पर गॉल स्टोन बनेगा, इसीलिए वहां पर डायबिटीज होगी, इसीलिए वहां पर कॉन्स्टिपेशन जनरेट होगा। तो वहां पर सारी चीजों को मोटिवेट करके बैलेंस करने का काम नक्स भूमिका करता है दोस्तों। इसीलिए जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप देखिएगा जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमेशा घर पे रहते हैं, हमेशा सेडेंटरी लाइफ, खाया पिया और सोया, ठीक है, और विशेष रूप से ड्रंकार्ड्स जो दारू पीते हैं, जो अफीम, भींग, गांजा जो लोग लेते हैं दोस्तों, उन लोगों में जो गैस्ट्रिक ट्रबल पाई जाती है, यानी गैस्ट्राइटिस जो पाई जाती है दोस्तों, वहां पर सबसे बढ़िया रोल नक्स भूमिका का आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी नक्स भूमिका इज द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट, इसीलिए मैं S1 को वहां पर यूज करने को बोलता हूं दोस्तों। शाम के समय की बात करो, जब ऐसा पेशेंट जब सोने के लिए जाता है दोस्तों, तब आप देखेंगे बहुत नींद आती है, लेकिन सुबह के समय में ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है दोस्तों, जो S1 को इंडिकेट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि नक्स भूमिका बेस्ट रेमेडी है S1 की। जब सुबह 3 से 4 बजे के लगभग वो उठ जाता है दोस्तों, और उसके बाद जब व्यक्ति सोता है तो उसे सपने आते हैं लगातार, उसके बाद अगर उठ गया, उठने के बाद थोड़ी बहुत इधर उधर घूम के फिर सोने की कोशिश करता है, जब सोएगा तो बहुत सपने आते हैं, जिसमें सुबह जब उठता है दोस्तों बिल्कुल फ्रेश महसूस नहीं करता। तो इंसोम्निया पे काम करती है कि नहीं, ये प्रूफ हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये नक्स भूमिका यानी S1 इंसोम्निया के लेवल पर भी काम करेगी, लेकिन नेगेटिव में दोगे, पॉजिटिव में काम नहीं करेगी। पॉजिटिव में दिया फिर से आपकी वो तकलीफ बढ़ा देगी दोस्तों। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बार बार स्टूल और यूरिन जाने की जब इच्छा होती है तो वो नक्स भूमिका का कैरेक्टर होता है, परंतु हर बार थोड़ी सी मात्रा में ही होता है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जो बोले कि साहब मुझे बार बार दस्त जाना पड़ता है लेकिन थोड़ा थोड़ा जाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही आता है, बार बार मुझे यूरिन जाना है लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है, हो गई ना आपकी मेडिसिन नक्स भूमिका। अब नक्स भूमिका किसमें पाई जाती है? S1 में। तो आपका प्रोटोकॉल क्या सिलेक्शन हुआ? S1। इसलिए कह रहा हूं छोटे छोटी बातों में ही पूरा संसार बसा हुआ है। आप बस इन छोटे से छोटे छोटे पत्थर को एक गागर में डालते जाओ, पानी ऊपर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब आप ऐसे व्यक्ति की कोई भी ट्रबल हो, चाहे वो टच से, चाहे मूवमेंट से, चाहे लाइट से, चाहे ऑर्डर से, चाहे म्यूजिक से, आपको बढ़ती हुई मिलेगी। पेशेंट बोलेगा कि मुझे ये तकलीफ इस कारण से बढ़ती हुई मिल रही है। अगर मिल रही है आप डायग्नोस कर लो, इट इज अ पेशेंट ऑफ नक्स भूमिका और पेशेंट ऑफ S1, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को, चूंकि चिली पेशेंट होता है इसलिए ऐसे व्यक्ति को ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है दोस्तों, परंतु ठंडा पानी पीना पसंद है उसको, लेकिन ठंडी हवा में चला जाएगा ना तो वाट लग जाती है उसकी, यानी कोल्ड एयर पसंद नहीं होती है दोस्तों। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती है उसको कि ठंडा पानी तो बहुत अच्छे से पी लेगा,
लेकिन अगर मान लो अभी ठंड का समय है और आपने पंखा चालू कर दिया तो वो बोलेगा अरे पंखा बंद कर, मेरे को ठंड लग रही, खूब भाई ठंडा पानी पीने में ठंड नहीं लगी, उसको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ठंडी हवा से उसको तकलीफ बढ़ जाती है दोस्तों। इसीलिए ये डायग्नोस्टिकल टूल्स होते हैं जो हम लोगों को डायग्नोसिस कराते हैं। ऐसे व्यक्ति जब खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए बोलते हैं दोस्तों, तो पूरी बॉडी को कवर करता है, पूरी बॉडी को वो कवर करके रखेगा दोस्तों। इसीलिए इंटेस्टाइनल पार्ट के इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन होता ही है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा जो चिली पेशेंट होता है उसमें इंटेस्टाइनल लेवल पर ठंडा पानी पीने के बाद में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है, और जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगा दोस्तों, डेफिनेटली ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। जब कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा तो क्या करेंगे आप, पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव में? इसीलिए S1 को जब आप 30 डाइल्यूशन, प्रूवन डाइल्यूशन है, जब आप 30 डाइल्यूशन में S1A1 स्लैश देंगे तब आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा। आपको जैसे रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट आप निकाल के ला सकते हो दोस्तों। इसीलिए यह स्टिमुलस होता है, एक पर्जेंट के रूप में काम करता है दोस्तों। बाइटर थिंग्स, एल्कोहल, फैटी फूड को दोस्तों, जितने भी उत्तेजक पदार्थ होते हैं, स्टिमुलेंट होते हैं ना दोस्तों, उन सारे स्टिमुलेंट सब्सटेंसेस के लिए वो वहां पर इच्छा जाहिर करता है कि मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है, स्पाइसी चीज भी खाना है, फलानी चीज भी खाना है दोस्तों। इसीलिए ब्रेड हो, वाटर हो, कॉफी हो, टोबैको हो, ऑर्डिनरी फूड हो, ड्रिंक हो, उनका एवर्शन उसको हो जाता है दोस्तों, यानी वो उसको पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसे पेशेंट जब देखोगे दोस्तों, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े, केयरफुल, फास्टिडियस, ज्वेलस और डिस्पोनेंट, क्वेलसम, स्पाइटफुल और मैलिसियस कैरेक्टर के होते हैं दोस्तों, मतलब हर तरह से उसमें डिफॉर्मिटी ही डेवलप करते हैं। जब ऐसे पेशेंट के लेवल पर आप ट्रीट करोगे दोस्तों, तो आपको केवल 5 से 7 फंक्शंस को जानना जरूरी है, क्योंकि नक्स भूमिका इन्हीं 5-6 सिस्टम पे काम करती है, और यूनिवर्सली बॉडी के किसी भी छोटी से छोटी सेल के लेवल पर S1 C1 A1 ये जितनी वन है, छोटी से छोटी सेल के ऊपर भी डायरेक्टली काम करने का काम करती है, और एकमात्र वर्ल्ड का सिस्टम इलेक्ट्रोमोपैथी जो डायरेक्ट सेल पे काम करता है दोस्तों। ठीक है। हेडेक की बात करें दोस्तों, मॉडर्न लाइफ के कारण दोस्तों, जो लोग जीने का अपना बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन नहीं करते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों को सिर दर्द होता है दोस्तों। जो कॉफी, टोबैको, अल्कोहल, ठीक है, वाइन पीते हैं, हाईली स्पाइसी सेकेंडरी फूड खाते हैं दोस्तों, हर सीजन का तला गला खाते हैं, इरेगुलर डाइट होती है, ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा खाते हैं, सेक्सुअल एक्सेस करते हैं, जिनको सेक्सुअल एक्सेस होता है दोस्तों, यानी लंबे समय तक मेंटल एक्सर्शन करते हैं, जो लगातार पढ़ाई करते रहते हैं या कोई भी काम करते हैं, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, सेडेंटरी हैबिट होती है दोस्तों, एक्सरसाइज बिल्कुल करना चाहता है लेकिन करता नहीं है दोस्तों, नींद नहीं आती, वो ज्यादातर मॉडर्न साइंस की एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर निर्भर रहता है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को बार बार कोल्ड लगता है, बार बार उसको सर्दी होती है दोस्तों, और ऐसा फील होता है दोस्तों कि ऐसे पेशेंट को अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो उसका सिर फट जाएगा। तो ऐसे पेशेंट में नक्स भूमिका बेस्ट मेडिसिन के रूप में काम करती है। इसीलिए मैं कहता हूं S1 इज ए यूनिवर्सल रेमेडी, लेकिन नक्स भूमिका के लेवल पर S1 का प्रोटोकॉल हेडेक के लेवल पर, माइग्रेन के लेवल पर बगैर S1 के हम कवर नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कंजेशन हो गया, ब्लड का कंजेशन हो गया, बहुत भारीपन लग रहा है दोस्तों, जैसे किसी ने वजन रख दिया है दोस्तों, भारीपन के साथ किसी को प्रेशर इफेक्ट जनरेट हो रहा है दोस्तों, और गैस्ट्रिक ओरिजिन यानी कि स्टमक के रीजन में किसी को गैस्ट्रिक बन रहा है दोस्तों, मॉर्निंग में उठा उसको खट्टी डकारे आ रही, एसिड्स निकल रहे हैं दोस्तों, और इस कंडीशन में वॉमिटिंग पे भी अगर उसको वॉमिटिंग हो जाती है, आप ब्रश करते हो और उसके बाद जीवान को रगड़ते हो तो वॉमिटिंग हो जाती है और बिल्कुल खट्टा खट्टा मटेरियल निकलता है दोस्तों, और उसके बाद में उसको अच्छा लगता हो, S1 यानी नक्स भूमिका इज ए बेस्ट मेडिसिन दोस्तों। जब आप देखते हो कि ऐसी लेडीज जब डिलीवरी के जाती है दोस्तों, तो गर्भ का कमरा होता है, डिलीवरी रूम होता है दोस्तों, वहां पर डार्क रूम में उसको अच्छा लगता है। जो भी पेशेंट नक्स भूमिका का होगा उसको अंधेरे में बहुत अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि लाइट के लेवल पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है दोस्तों। इसीलिए ये सारा प्रोटोकॉल्स हम लोगों को वहां पर जनरेट होते हैं दोस्तों। दूसरी बात करें, ये GIT स्पेशल ड्रग होती है दोस्तों। S1 मतलब GIT, S1 मतलब स्टमक। हम जब इसके पूरा S1 का डिटेल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि S1 डायरेक्टली स्टमक पर क्यों काम करती है, क्योंकि नक्स भूमिका के पद चिन्ह पर S1 चलती है दोस्तों। माउथ में बहुत बार पेशेंट आता है, जब आपके पास आके बात करता है तो आप बोलते हैं अरे यार दूर बैठ, तेरे मुंह से तो बदबू आ रही,
ठीक है, बोलते हैं ना अपन, दिखते हैं कि नहीं, उस केसेस में भी नक्स भूमिका का रोल होता है दोस्तों। आप देखते हैं वहां पर मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, ठीक है, गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होती है दोस्तों, और वहां पर सुबह सुबह उठ के पेशेंट हमेशा बोलता है मुझे खट्टी डकारें आती है, मेरे मुंह से बिल्कुल खट्टी खट्टी बदबू आती है दोस्तों। S1 इज अ बेस्ट मेडिसिन बट नक्स भूमिका इज अ रेमेडी। ठीक है दोस्तों, टंग एंटीरियर, आप जब पेशेंट को बोले आ करो, आ करेंगे तो एंटीरियर पोर्शन जब टिप का टंग का देखेंगे बिल्कुल क्लियर मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन जब बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है ना टंग का, वो बिल्कुल व्हाइटिश वहां पर आपको अपीयरेंस कोटेड मिलेगा, व्हाइट कोटेड कंडीशन देखने को मिलेगी दोस्तों। और जब ऐसी कंडीशन में किसी को दांत दर्द होता है दोस्तों, वो दांत दर्द बढ़ हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है, और सबसे टिपिकल पॉइंट, ठंडा लगा के बिल्कुल सेंसिटिव हो जाता, लेकिन हल्का सा गर्म चाय पी तो उसको थोड़ा सा ठंडा फील होता है, अच्छा फील होता है दोस्तों। आप इसीलिए S1RE को बाहर से, आप जहां दर्द होता है उस एरिया में, राइट साइड में राइट में, लेफ्ट साइड और लेफ्ट में S1RE को आप अप्लाई करते हो, होगा ना प्रूवन कि नक्स भूमिका वहां काम करती है, इसीलिए डेंटल पेन तुरंत बंद हो जाता है दोस्तों। इसीलिए वहां पर हमको काम करना। थ्रोट पेन हुआ, गले में अगर किसी को पेन होता है दोस्तों, और वो पेन यहां से गले से लगाकर नाक तक, कान तक जाता है दोस्तों, वहां पर बेस्ट मेडिसिन होती है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका का प्रोटोकॉल वहां पर देखने को मिलता है। माउथ में अल्सरेशन हो जाए दोस्तों, जो थ्रोट तक, गले तक, यहां से लिप्स से, टंग से लगाकर गले तक फीलिंग हो के अल्सर हो गए, वहां पर आप इसको यूज करके देखिएगा दोस्तों। यूला में जो आप आ करने को बोलते हैं और वो यूला बीच में लटकता रहता है ना दोस्तों, वहां पर टिंगलिंग सेंसेशन होता है, वहां पर ऐसा लगता है जैसे कांटे जैसा चल रहा है, एक प्रकार की यहाँ पर ये प्रोटोकॉल बहुत ब्रिलियंटली वर्क दिखाता है दोस्तों, यानी वहां पर ये मेडिसिन का रोल हमको देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्टमक की। अब जितनी भी बुक्स आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की उठा के देखेंगे, ये प्रोटोकॉल्स कहीं नहीं बताएंगे दोस्तों आपको, वो केवल डायरेक्टली स्टमक से शुरुआत करते हैं। ये S1 है, S1 सीधा स्टमक पे काम करती है। अब देखिए मैंने कितने प्रोटोकॉल्स बताए दोस्तों। स्टमक की बात करें, जब आप कॉफी पीते हो, टोबैको खाते हो, अल्कोहल लेते हो, हाईली स्पाइसी सीजन फूड लेते हो, इरेगुलर डाइट रखते हो, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हो दोस्तों, वर्क नहीं करते हो, परगेशन नहीं होता आपको दोस्तों, बहुत ज्यादा दस्त साफ करने के लिए परगेटिव ड्रग्स लेते हो, बार बार स्टमक को ट्रबल में डालते हो, स्टमक फैल जाता है, ठीक है, डायलिटेशन ऑफ स्टमक हो जाता है। नक्स भूमिका इज अ बेस्ट रेमेडी दोस्तों। स्टमक में भारीपन होना, दर्द होना, फ्लैचुलेंस होना, दुर्गंधित या बाइटर इरिटेशन होना, यानी बार बार आपके मुंह से लार निकलना दोस्तों, नौसिया या वॉमिटिंग की टेंडेंसी डेवलप हो जाना दोस्तों, या मॉर्निंग में विशेष रूप से जब खाना खाते हैं दोस्तों, उसके तुरंत बाद नौसिया या वॉमिटिंग के जैसा महसूस होना, वहां पर भी काम करता है। अब आपका पहला प्रोटोकॉल जब वॉमिटिंग के लिए आप निकालोगे तो वहां पर आपका नक्स भूमिका यानी S1 इज अ बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। मॉर्निंग में जब आप देखते हो बहुत अच्छा रहता है, तो ऐसा पेशेंट जो होता है ना मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है दोस्तों, और इसी कारण से जो चेस्ट के रीजन में गैस्ट्रल्जिया, ठीक है, गैस्ट्रल्जिया, गैस्ट्राइटिस, ये जो कंडीशन होती है, इरेक्टेशन, डिस्पेप्सिया, डिस्फिजिया, उसकी नंबर 1 रेमेडी बन के सामने आती है नक्स भूमिका दोस्तों। इसीलिए नक्स भूमिका का लेवल यानी S1 का लेवल वहां पर बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। इसीलिए अगर कोई पेशेंट बोलता है साहब मुझे तो भूख ही नहीं लगती, ठीक है, S1RE इज अ बेस्ट मेडिसिन, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों भूख लगाने के लिए नक्स भूमिका सबसे पहली चॉइस होती है दोस्तों। स्टमक रीजन में अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है दोस्तों, पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया कि स्टमक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा, हाथ भी नहीं लगा रहा, टच और प्रेशर से भी उसको पेन हो रहा, एब्डोमेन ऐसा लगे जैसे फूला हुआ हो दोस्तों, यानी गैस बहुत बन रही हो, तो ऐसी कंडीशन में खाने के 1 या 2 घंटे बाद उसको दस्त हो जाते हैं दोस्तों। और किसी भी प्रकार से अगर वहां पर अल्कोहल का डिसऑर्डर हो जाना होता है दोस्तों, यानी अल्कोहल बहुत ज्यादा लेता है, फ्लैचुलेंस, डिस्टेंशन यानी फूला हुआ होना, स्पॉज्मोटिक कोलिक होना दोस्तों, जो कि अगर वो पेशेंट अपने कपड़े को उठा लेता है तो वो बढ़ जाता है, लेकिन कपड़े से कवर कर लेता है तो वो दर्द बंद हो जाता है दोस्तों। अगर ये सिम्टम बताता है, आप नक्स भूमिका देख के देखिएगा, अर्थात S1 देख के देखिएगा, तुरंत पेशेंट ठीक हो जाएगा दोस्तों। जितने भी अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं दोस्तों, जिनमें लीवर का इनलार्जमेंट हो जाता है, और लीवर का जो इनलार्जमेंट होगा दोस्तों, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, याद रखिएगा, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की नंबर 1 रेमेडी होती है नक्स भूमिका। 30 डायल्यूशन, A1 30 डायल्यूशन, /30 डायल्यूशन, इसीलिए मैं कहता हूं इट इज अ प्रूवेबल डायल्यूशन,
तो वहां पर आप दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डिस्पेप्सिया के लेवल को भी करेक्ट कर सकते हो दोस्तों। स्टूल की बात करें, जब ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा, नक्स वोमिका का लेवल लेके आएगा, तो स्टूल का जब आप देखोगे दोस्तों तो डिसेंट्री होगा, डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट डायरिया होगा दोस्तों। यानी ग्रेड 10 इसमें पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ होगी, स्टूल के साथ म्यूकस आएगा दोस्तों, साथ ही साथ बार बार दस्त जाने की जब इच्छा होती है दोस्तों, लेकिन दस्त नहीं होता, थोड़ा थोड़ा दस्त होता है, तो ऐसे केसेस में कॉन्स्टिपेशन के लेवल पर नक्स वोमिका बेस्ट रेमेडी होती है दोस्तों। रेक्टम और एनस में जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जिससे ब्लाइंड पाइल्स डेवलप हो जाते हैं, ये प्रूवन बता रहा हूं दोस्तों आपको, ये मेरा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का तरीका है, एना पैथो और फिजियोलॉजी के कैरेक्टर को मैच करके मेडिसिनल रेमेडी के अकॉर्डिंग हमको सिलेक्शन करना आपको मैं सिखा रहा हूं दोस्तों। यानी पहली मेडिसिन से ही प्रोटोकॉल आपको सिखाने लग गया हूं दोस्तों। तो यहां पर जब ब्लाइंड पाइल्स डेवलप होगा दोस्तों, तो रेक्टम और एनस में प्रेशर डेवलप होगा, और प्रेशर डेवलप होगा तो किस पे होगा, वहां की वेन्स के ऊपर होगा, वहां की आर्टरीज के ऊपर होगा, इसीलिए S1 A1 और स्लाज इज ए बेस्ट रेमेडी दोस्तों। तो यहां पर जब प्रेशर इफेक्ट आएगा वो ब्लाइंड पाइल्स डेवलप होगा दोस्तों। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट डायरिया, यानी बहुत ही हार्ड कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, उसके बाद कभी कभी उसको 2-3 दिन दस्त पास नहीं होंगे, लेकिन जब होंगे 3-4-5 बार में बिल्कुल ऐसा जबरदस्त पतले पतले दस्त पास होंगे कि पूरा डिहाइड्रेट कंडीशन में आ जाता है दोस्तों। इसलिए बार बार उसको दस्त जाने की इच्छा करती है। स्टूल बिल्कुल वाटरी होगा, ऑफेंसिव होगा, थोड़ा सा पास होगा, टेम्परेरी उसको सेटिस्फेक्शन होगा, फिर से वो जाएगा दस्ते के लिए दोस्तों। इसीलिए स्टूल पास करने के बार बार उसको इच्छा बनी रहती है, और यही कारण है, यही कैरेक्टर दोस्तों स्टूल के साथ साथ यूरिन की इनइफेक्चुअल डिस्चार्ज के रूप में बना रहेगा, अर्थात थोड़ा थोड़ा स्टूल पास करेगा, थोड़ा थोड़ा यूरिन पास करेगा दोस्तों, पूरा एक बार में पास नहीं होगा, इसलिए उसको बार बार डिजायर बना रहेगा यूरिनेशन के लिए या स्टूल पास के लिए दोस्तों। इसीलिए जब यूरिन के लेवल पर आपको देखना है, इनइफेक्चुअल डिजायर बना रहेगा, अर्जिंग फॉर यूरिनेशन, बार बार यूरिन के लिए जाएगा, पेशाब करना भी पेनफुल होगा दोस्तों, पेन जेनेटल ऑर्गन से लगाकर लेग्स तक फैल जाता है दोस्तों, अर्थात जेनेटल ऑर्गन पेनिस मतलब टेस्टिस से लगाकर दोस्तों पेनिस तक फैल जाएगा। इसीलिए दोस्तों वहां पर पेशाब बहुत बार ऐसे कंडीशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, जलन के साथ होती है, यूरिथ्रा में बहुत ज्यादा टीयरिंग पेन होता है दोस्तों, और इसीलिए रीनल स्टोन में यूरिन के साथ ब्लड को भी मिक्स होता है। यहां पर आप जब जाओगे, इसीलिए मैं रीनल स्टोन का अगर आप लोगों को फार्मूला बताया हूं तो आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था S1 S6 C6 YB, याद करो दोस्तों, ठीक है, L2Y, ये मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया। क्यों बताया? हर चीज का मायने है मेरे प्रोटोकॉल का, मैं कभी भी कोई प्रोटोकॉल आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं जब तक आपको डिसीज का नॉलेज ना हो, मुझसे प्रोटोकॉल ना पूछे, और अगर प्रोटोकॉल पूछ रहे हैं और मैं जो बता रहा हूं तो उसके बारे में क्वेश्चनिंग मत करिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपके उन क्वेश्चनिंग का आपको जवाब दे पाऊं। लेकिन आपको समझना है कि ये क्यों काम कर रहा है, आप क्यों पे स्थिर हो जाइए, और जैसे क्यों पे स्थिर होंगे आपके बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। हमने कहा था रेस्पिरेशन पे भी काम करता है दोस्तों। गैस्ट्रिक ओरिजिन मतलब कभी भी अगर गैस्ट्रिक रीजन में एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होती है दोस्तों, तो क्या होता है, स्टमक से वेपर ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। अब स्टमक कहाँ है, दोनों साइड में आप देखोगे दोस्तों तो लंग्स और आपका हार्ट भी है, तो जब वेपर ऊपर जाएगी दोस्तों तो गैस्ट्रिक ओरिजिन के कारण जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैवल्स होती है, अर्थात कोई पेशेंट अगर आपको बोले कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, मुझे अनइजीनेस फीलिंग हो रहा है, और साथ ही मुझे बार बार गले में खराश होती है, बार बार उसको किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शन होती है गले के लेवल पर, आप मान के चलिए 101% मान के चलिए दोस्तों, ये ट्रबल उसको ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने के साइड इफेक्ट, स्टमक पे ज्यादा चाय पीने के साइड इफेक्ट, ज्यादा कॉफी पीने के साइड इफेक्ट, ज्यादा इरेगुलर डाइट के कारण जो वहां पर साइड इफेक्ट आ रहे हैं, उसके कारण कोल्ड का एक्सपोजर वहां पर डेवलप हो रहा है, और थ्रोट में लगातार ऐसे पेशेंट को खराश बनी रहती है, और जब खराश बनी रहेगी नक्स वोमिका इज ए बेस्ट रेमेडी। इसलिए S1 इज ए बेस्ट रेमेडी दोस्तों, जिसके साथ लगातार उसको पेन बना रहेगा, दर्द बना रहेगा, स्टमक के फुलनेस के साथ साथ, मतलब हमेशा स्टमक फुलनेस के साथ रहेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ओरिजिन के कारण होने वाला अस्थमा, हल्के रेस्पिरेशन के साथ साथ कफ, वायलेंट कफ होगा, बहुत ज्यादा उसको कफ होगा दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कफ बाहर निकलता रहेगा, स्पुटम बाहर निकलता रहेगा दोस्तों, और ऐसे कारण दोस्तों ऐसे पेशेंट्स में
जो नक्स ओमिका के पेशेंट यानी S1 के रहते हैं, वो पेशेंट में दोस्तों ड्राई कफ होता है। और जो मिड नाइट में जब आप जाएंगे दोस्तों, तो नाइट में ऐसा पेशेंट बहुत ज्यादा, नाइट से मॉर्निंग तक होता है, तब आपकी रेमेडी केवल 2 रेमेडी, S1P1, ठीक है, दोनों की 2-2 ग्लोब्यूल्स को, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ग्लोब्यूल्स, दोनों की 2-2 ग्लोब्यूल्स को 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और उसको 1-1 चम्मच दिन भर पीने को बोलिए दोस्तों। ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है नाइट में पाए जाने वाले कफ का, और वो जो गैस्ट्रिक ओरिजिन का होता है उसके लिए तो रामबाण है दोस्तों। इसीलिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब गर्म कमरे में जाता है दोस्तों, तो कोल्ड प्लेस आने पर अगर वो पेशेंट जो नक्स ओमिका का होता है दोस्तों, यानी S1 का होता है, तो ऐसा पेशेंट जब गर्म कमरे में जाता है ना दोस्तों, तो वो बहुत ही ज्यादा अनइजीनेस फीलिंग करता है दोस्तों, वहां पर उसकी कंडीशन बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो ठंडी जगह पर आता है दोस्तों, वहां पर उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस होती है वो उसको बहुत ब्रिलियंट फीलिंग करती है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मेंसेस की दोस्तों, फीमेल की बात कर लेते हैं कि नक्स ओमिका का रोल क्या होता है। नक्स ओमिका मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर की अनफेलेबल रेमेडी है दोस्तों, याद रखिएगा। विदाउट S1 यू कैन नॉट क्यूर एनी टाइप ऑफ फीमेल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू मेंसेस। याद रखिएगा दोस्तों, मेंसेस से जुड़े हुए जितने भी डिसीजेस हैं, बगैर नक्स ओमिका के आप करेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, यानी S1 के बगैर आप ट्रीट नहीं कर सकते। नक्स ओमिका मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर की अनफेलेबल रेमेडी है दोस्तों। मेंसेस टू अर्ली, लॉन्ग लास्टिंग, यानी पेशेंट को मेंसेस जल्दी आ रहा है लेकिन लंबे समय तक हो रहा है। यानी अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो बोलता है कि साहब मुझे मेंसेस आ गया लेकिन 15 से 20 दिन में ही आ गया, और ये तो 8-8 10-10 दिन चल रहा है, इट इज अ बेस्ट रेमेडी। S1C1A1B 10th डाइल्यूशन दे दीजिए, इट इज अ मिरेकल। ओनली 1 month to 1.5 month पेशेंट आर ऑलमोस्ट क्योर। मेरे पास 100 में से 99 पेशेंट मैक्सिमम क्यूर हो जाते हैं दोस्तों। 1 या 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें या तो उन्होंने टाइम से लिया नहीं, या उनके बहुत सारे और अन्य कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हमने देखा नहीं, इसीलिए दोस्तों वहां पर वो क्योर नहीं होते, लेकिन 100% यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। जब किसी को बहुत ज्यादा डार्क, गाढ़ा गाढ़ा, थक्के थक्के के रूप में वहां पर बहुत ज्यादा ऑफेंसिव मेंसेस होता है दोस्तों, इरेगुलर मेंसेस की दोस्तों एक्सलेंट रेमेडी है। अगर किसी को एमेनोरिया हो रहा या रुक रुक के मेंसेस हो रहा है दोस्तों, उसकी सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। यही नहीं दोस्तों, हर 15 दिन, जो मैंने अभी उदाहरण बताया आपको, हर 15 दिन में होने वाले मेंसेस की नंबर 1 रेमेडी के रूप में नक्स ओमिका आती है दोस्तों, क्योंकि ये नर्वाइन हो जाता है। तो नर्वाइन कैरेक्टर मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है, 15-15 दिन में ज्यादा काम हो रहा है मेंसेस, यानी पॉजिटिव रोग है। मेडिसिन नेगेटिव, नेगेटिव क्या देना है, S1C1A1F1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करेगा, डायरेक्ट ब्लीडिंग को बंद कर देगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है दोस्तों। लेबर पेन दोस्तों, लेबर पेन में बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट लिया है मैंने। वायलेंट स्पॉज्मेटिक लेबर पेन जब होता है दोस्तों, लेबर पेन के दौरान लेडीज बेहोश हो जाती है, ठीक है, उसके लिए आप हमेशा अपने माइंड में फिट कर लीजिए, S1C1 RE D3 या D4 की ग्लोबल्स बनाइए, पेशेंट को आप उसको 1 ड्राम या 2 ड्राम दे दीजिए और उसको कहिए कि आप 1 लीटर पानी में ये पूरी ग्लोबल्स को घोल लीजिए, ठीक है, और 5-5 10-10 ml हर 10 मिनट में या 15 मिनट में इसको पिलाइए। जब लेबर पेन स्टार्ट होता है, आप देखेंगे विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपका पेशेंट रिकरेंट क्यूर हो जाता है, ऑलमोस्ट 100% रिकवर हो जाता है दोस्तों। तो जब ऐसे केसेस आप ठीक करना चालू करेंगे ना, तब दोस्तों आपको समझ में आएगा कि एक एक चीज की बारीकियां एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड पे कितना महत्व रखती है। एनाटॉमी का पूरा डिटेल महत्व नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लिए, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का फिजियोलॉजी से क्या रिलेशन है, हमारी बॉडी से क्या रिलेशन है, वो इंपॉर्टेंट है। और उस फिजियोलॉजी एनाटॉमी में कोई चेंजेस हुआ, उसके कारण जो पैथोलॉजी डेवलप हुई, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए हर्निया की बात करें, खासतौर से स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया के लेवल पर दोस्तों, नक्स ओमिका इज ए अनफेलेबल रेमेडी। कभी भी स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया S1C15 RE से फेल नहीं होगा, मैं चैलेंज करता हूं आपको 101। बस ये देखना है कि आपको उसको मेडिसिन का डाइल्यूशन कौन सा देना है, जो मेडिसिन का डाइल्यूशन उस पर परफेक्टली शूट करेगा वो उसको कवर अप कर देगा दोस्तों। बस ये आपको मैं धीरे धीरे सिखाते जाऊंगा, आपको समझ में आते जाएंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं लंबेगो का भी हमने नाम लिया था दोस्तों, यानी लंबर रीजन में अकड़ा ना कर पेन होना। लंबर रीजन में जब कमर दर्द होता है दोस्तों, वो उठने बैठने थोड़ा सा भी काम करने पर दर्द युक्त महसूस करता है दोस्तों, हल्का सा टच करने पर भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव महसूस होता है दोस्तों, सुबह 3 से 4 बजे बहुत ज्यादा पेन होता है दोस्तों। ये कैरेक्टर है नक्स वोमिका का कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा सुबह 3 से 4 बजे के बीच में आप जब देखोगे बहुत ज्यादा पेन उसको होता है दोस्तों। इसीलिए ये तब होगा और ये उस कंडीशन में डेवलप होता है दोस्तों जब आप ज्यादा सेक्सुअल एक्सेस कर लेते हो या मैस्टरबेशन कर लेते हो, हस्तमैथुन कर लेते हो। तो अगर पेशेंट झूठ भी बोलता है दोस्तों तब भी हमें पता रहेगा कि नक्स वोमिका में ये हमने पढ़ा था कि जब किसी को लंबेगो डेवलप होता है और खासतौर से जेंट्स को होता है तो सेक्सुअल एक्सेस या मैस्टरबेशन के कारण टिपिकली हमको देखने को मिल रहा है, और यही चीज हमको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है दोस्तों। फीवर की बात करें भाई, कोल्ड कोराइजा फीवर जब होता है वहां पर भी नक्स वोमिका का रोल बहुत ब्रिलियंटली देखा जाता है, यानी जितने भी इंटरमिटेंट फीवर होते हैं दोस्तों उस इंटरमिटेंट फीवर में इंडिकेट होता है दोस्तों। इसीलिए पेशेंट हेड से फुट तक कवर होना चाहता है। ऐसे पेशेंट को आप देखेंगे वो पूरी चादर को कंबल को ओढ़ लेगा तब जाकर उसको ब्रिलियंट फील होता है। प्रत्येक स्टेज में आप देख लें दोस्तों, चाहे वहां पर उसको चिल यानी ठंड लगने वाले फीवर के स्टेज हो, हीट की हो या स्वेटिंग स्टेज हो, उसके बावजूद वो पूरी चादर को ओढ़ के ही रखेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दोस्तों फीवर के लेवल पर नक्स वोमिका का, इसीलिए वहां पर इसका ब्रिलियंट रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। अगर हम केवल ये देखें कि मैंने आपको कहा था कि वो अगर सुबह उठ गया और उठने के बाद में उसको नींद नहीं आती तो ड्रीम्स देखता है, और ड्रीम किस टाइप के देखता है दोस्तों, हर काम में जल्दी जल्दी, मैं वहां जा रहा हूं, मैं जल्दी से करोड़पति हो गया, एक बहुत अच्छी सुंदर ऐश्वर्या राय मेरे सामने जा रही, मैं उसके साथ में घूमने जा रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से हर काम में जल्दी करता है। और फास्ट वॉकिंग, वो बहुत ज्यादा फास्ट वॉकिंग करता है, वो बिल्कुल चलने की, मतलब वो रुकने का काम नहीं करता, बस मुझे चलना ही चलना है। उसको यही सपने आते हैं मैं चले ही जा रहा हूं, 1 घंटे से नहीं मैं 10 घंटे से चल रहा हूं, कंटिन्यू मेरे को मूवमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए यह सारी प्रोसेस हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आप ऐसी कंडीशन में जब आप देखोगे ओपन एयर, खुली हवा में आप ले जाओ, मॉर्निंग में कोल्ड एयर में ले जाओ, नॉइस, टच और अनकवरिंग, मतलब उसके कपड़े उतार दो, या ऑर्डर कोई भी गंध आ रही है या लाइट या टच की कंडीशन में जब देखोगे ना, उसकी सारी कंप्लेंट बढ़ जाएगी दोस्तों। तो ये आपको मैंने एक छोटा सा नक्स वोमिका का पूरा प्रोटोकॉल बताया दोस्तों। ये पूरी नक्स वोमिका मैंने आपको समझा दी, यानी S1 कैसे काम करेगी उसका 25 से 40% एरिया मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। सर आने में कोई दिक्कत तो नहीं है सर? हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड किसी बहुत अच्छा है सर, टाइम भी नहीं मिला, नहीं मालूम हुआ सर, कितना डिटेल में ब्रेन में चले गए सर पूरा नस वोमिका। बिल्कुल, आप S1। थैंक यू सर। सर एक डाउट है, ऐसा फूड पॉइजन होते हैं ना सर, उसमें भी S1 का D3 D4 का ग्लोबल दे सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन नेगेटिव करके देना है मेडिसिन को, पॉजिटिव नहीं देना है ना। आपको क्या करना है, 1 लीटर में, डाइल्यूट 1 करना है। लीटर में। हाँ, उसको डाइल्यूट करना है आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये S1 A1 S/A दिन में कितना बार ले सकते हैं सर ये? सर आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 से 6 बार दे सकते हो, 4 to 6 टाइम। ओके, थैंक यू सर। जी सर, मुंह में छाला अगर बार बार होता है तो उसमें सर S1 कैसे देंगे? S1 C13 30 पोटेंसी में, ग्लोबल्स में। यस सर। सर नक्स वोमिका के जो आपने फीचर्स बताए, क्या पेशेंट में जरूरी है कि सारे फीचर्स दिखे? मैडम जब S1 को पढ़ेंगे ना, ठीक है, S1 को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो कैरेक्टर है, हमारे मैटी जी ने ऑर्गन की रेमेडी दी है, स्टमक से रिलेटेड, ठीक है ना। तब आप जब, अभी तो मैंने एक ही प्लांट बताया, पूरे S1 के प्लांट बता दूंगा ना, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि S1 को कहाँ देना है, ठीक है। सर ये IBS के लेवल पे आपने बताया है S1 A1 स्लैश, सर ये मतलब कि जबकि IBS तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना सर? जी बिल्कुल है ना सर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। नहीं सर, ये फिर मैंने अभी आपको बताया, आपको मैंने अभी बताया ना, नेगेटिव करा क्लास को, तो ये कहाँ तक जा रहा है,
एनस से लगाकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ गया इसका असर, ठीक है जी सर। और जी सर। उधर मैंने S1 को 30 करा तो कहाँ तक आया, माउथ से लिप्स से लगाकर कहाँ तक आया, इसोफेगस तक आया, आपके जी सर। rectum तक आया, ठीक है। जी सर। ये बेस्ट रेमेडी होगी जिसकी कारण हो रहा है, आप कारण Right, हटा sir. दोगे और फिर एस्किन फिटन इंटेस्टाइन की रेमेडी का सपोर्ट करोगे तो फिर बचेगा क्या सर, कैसे कवर नहीं राइट होगा? सर। जी राइट जी सर, एक चीज आपने बताया, तो बिना विदाउट वेनवन हम आईबीएस को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को क्योर नहीं कर सकते हैं सर। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सर मैं थोड़ा सा ये प्लीज इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं सर कि इसमें वेनवन ऐड करना। किस चीज के लिए एक्सप्लेन करूं, आज का टॉपिक नक्स भूमिका का है, प्रैक्टिस ऑफ Right, sir. मेडिसिन का नहीं है सर। ठीक है सर, ठीक। जब मैं आपको आईबीएस सर। तब आपको पूरा Thank you, डिटेल बताऊंगा जी। Thank you, एक sir. क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। जी नमस्ते, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे करेंगे सर, एक मेडिसिन? सब चीज आपको मैं बताऊंगा सर। पॉजिटिव और नेगेटिव का मेडिसिन जब ओरिजिनल फॉर्म में होती है ना, जो आप कंपनी आपको देती है, आप इलेक्ट्रोमेपैथ की सारी रेमेडीज को D3 से चालू करते हैं, ठीक है। वो D3 लेवल जो होता है वो पॉजिटिव होता है मेडिसिन का, उसमें मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। वो न्यूट्रिशन का काम करती है, ये बताऊंगा मैं आगे जाकर। और जब उसको आप थोड़ा सा डाइल्यूट करते हो, यानी 19:147 के रेशियो से आपने उसको मान लो 19 का रेशियो यूज करते हो, आपने D4 दिया पॉजिटिव, D5 दिया न्यूट्रल, D6 दिया नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आप जब डिसीज को सिलेक्ट करते हो, एक्यूट डिसीज में D6 देना है यानी नेगेटिव, सब एक्यूट डिसीज दिए तो आपको D5 देना है, और जब एक्यूट डिसीज होती है तो मतलब जब क्रॉनिक डिसीज होती है वहां पर आपको पॉजिटिव देना है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गन में लड़ने की क्षमता ही नहीं होती क्रॉनिक डिसीज के लेवल पर, पहले न्यूट्रिशन दीजिए और न्यूट्रिशन देने के बाद नेगेटिव करते जाइए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। बताऊंगा मैं एक चीज से फॉलो, सॉरी टू आस्क फॉलो अप क्वेश्चन। अभी जो हम 2-3 चीज किया है, वन इज पॉजिटिव मेडिसिन जो ऐसे आ रहा है, और दूसरा नेगेटिव होता है तो डाइल्यूशन करके देना है। न्यूट्रल क्या होता है फिर? D5 बीच वाला, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। नक्सोमिका जैसा पॉइजन को फ्लैश आउट करता है बॉडी में से, वैसे ही स्टेरॉइड्स को भी फ्लैश आउट करता है, या स्टेरॉइड इज डिफरेंट पार्ट ऑफ? सर स्टीरॉइड का मेन काम होता है इम्यूनिटी पावर को सप्रेस करना, ठीक है, वो लीवर पे जाके काम करता है, ठीक है। ओके नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये कहते हैं कि नक्स भूमिका को जब कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उससे पहले उसके जो दूसरा ट्रीटमेंट लेते हैं उसके दुष्प्रभाव को निकालने के लिए नक्स भूमिका दी जाती है। बिल्कुल 1 से 2 दिन। सर अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मॉडर्न साइंस की किसी भी पद्धति में कोई भी मेडिसिन दी जाती है, उसके साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए नक्सोमिका का यूज किया जाता है, मैंने बताया ना आपको। नहीं सर, सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन या फिर अगर पहले कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो सर, मैंने कुछ भी बताया, होम्योपैथ आयुर्वेद सबका बताया कि कोई भी मेडिसिन आप ले लो, वहां पर आप इसको, ठीक है। अच्छा सर, दवासाजी क्या होता है? दवासाजी, हेलो, हाँ सर, दवासाजी क्या होता है? दवासाजी ये क्या होता है सर? मैं एक्चुअली मटेरियल मेडिकल हिंदी में पढ़ रहा हूँ, तो हिंदी में मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे इंग्लिश का पूछ रहा था सर। सर मुझे इतनी ज्यादा हिंदी भी नहीं आती, इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। मेडिसिन प्रिपरेशन सर, दवासाजी मीन्स मेडिसिन प्रिपरेशन सर। हाँ सही। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये S1 को डी एडिक्शन में सपोज अल्कोहल की डी एडिक्शन हो क्रॉनिक, तो उसमें कौन सा डिल्यूशन सर नेगेटिव में देना है। नेगेटिव कहाँ तक जाएंगे सर? सर नेगेटिव आप D6 में दो। अच्छा, D6 से स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।